नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ जो कि पॉर्न एडिक्शन और ब्रेन के रिलेशनशिप के बारे में है, उसको आगे बढ़ाते हुए आपके साथ कुछ और जानकारी साझा करूँगा। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप ये वीडियो सीरीज़ सुन रहे होंगे क्योंकि आप भी क्यूरियस हैं, उत्सुक हैं इस बारे में जानने के लिए कि क्यों दुनिया भर में हजारों लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो पॉर्न की आदत को छोड़ने के लिए किस तरह से नए नए प्रयोग कर रहे हैं, क्यों और कैसे दुनिया भर में विश्व भर में लोग पॉर्न को कुछ ना कुछ तरीके से छोड़ पा रहे हैं। आप शायद यह जानने में उत्सुक होंगे, पर क्यूरियोसिटी से भी ज़्यादा आप शायद इस वीडियो सीरीज़ को इसलिए सुन रहे होंगे क्योंकि आप भी पॉर्न बहुत ज़्यादा देखते होंगे, जिस वजह से आपको उसे छोड़ने में बड़ी दिक्कत आ रही होगी। हो सकता है कि आप ऑनलाइन बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हो क्योंकि आपको नए नए पॉर्न वेबसाइट्स और पॉर्न के ऐप्स इंस्टॉल करके पॉर्न देखने की आदत लग गई होगी। आप कुछ ऐसा ग्राफिक मटेरियल कंज्यूम कर रहे होंगे जिससे कि आपको सेक्सुअल अराउजल हो। बावजूद इसके कि आप पूरा स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरह से इस आदत को छोड़ा भी जाए। हो सकता है कि आपको शायद सेक्स के दौरान क्लाइमेक्स तक पहुंचने में मुश्किल हो रही हो, या आपको शायद ठीक तरह से इरेक्शन ना आता हो और इसके लिए आपका डॉक्टर भी अभी तक कोई सटीक कारण आपको नहीं बता पाया जिससे कि आपका इलाज भी ठीक से ना हो पाया हो सकता है कि आप ऐसा पा रहे हैं कि जो रियल पार्टनर्स हैं वो उतने एक्साइटिंग नहीं हैं, उतने सेक्सुअली अराउज नहीं करते, और ये सब प्रॉब्लम शायद आप इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि आप अब बहुत ज़्यादा पॉर्न देखने लगे हैं। कुछ समय से शायद पॉर्न देखने की काफ़ी ज़्यादा आदत हो चुकी है। ये भी हो सकता है कि पॉर्न की वजह से आपके मन में कुछ ऐसी फैंटेसीज आती हों जो कि आपको शायद अच्छी ना भी लगती हों क्योंकि वो आपकी वैल्यूज़, आपके बिलीव्स और आपकी पर्सनैलिटी से शायद बिल्कुल अलग हों, मेल ना खाती हों। इनफैक्ट हो सकता है कि आपके मन में कुछ ऐसी फैंटेसीज भी आती हों जो कि आपको अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर भी डाउट करा देती हों। वो आपको डाउट करा देती हों कि शायद कहीं आप गे या लेस्बियन तो नहीं। अगर आप भी उन हज़ारों लोगों की तरह हैं जिन्होंने कि रियलाइज़ कर लिया है कि उनके साथ अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है और अब इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना मुश्किल हो रहा है, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि शायद आपको काफ़ी समय लगा होगा यह समझने में कि आपको जो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो शायद आपके पॉर्न के यूज़ की वजह से ही है। हो सकता है कुछ समय पहले आपको लगा हो कि आप किसी दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर से स्ट्रगल कर रहे हैं या किसी दूसरे साइकेट्रिक डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। हो सकता है कि आप पॉर्न को कुछ समय पहले तक एक बड़ी समस्या के तौर पे ना देखते हों। आपको शायद लगता होगा कि आपको डिप्रेशन हो गया है या सोशल एंजाइटी है या शायद ओसीडी है जिसकी वजह से आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर आपको लगा होगा कि अब आप में सेक्स की उतनी ताकत नहीं रही, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो गए हैं, या शायद अब आप बूढ़े हो रहे हैं, या शायद अब आपके शरीर में उतनी ताकत नहीं है, आप मर्दानगी खो रहे हैं। कुछ भी ऐसे विचार हो सकता है आपके मन में पकड़ बना चुके हों। ये भी संभव है कि आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया हो और डॉक्टर ने आपको कुछ दवाइयाँ दी हों। कई मामलों में तो ये भी देखने में आता है कि डॉक्टर कहते हैं कि पॉर्न के बारे में चिंता मत करो, बस ये दवा खा लो और आपकी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो कई बार डॉक्टरों के कहने की वजह से भी पॉर्न को शायद हो सकता है आपने कभी सीरियसली ना लिया हो कि उसकी वजह से भी शायद प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई तरह के ऐसे भी लोग हैं जो हमें आसपास मिल जाते हैं जो कि इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। वो कहते हैं कि भाई पॉर्न का ये जो ग्राफिक मटेरियल है इसे देखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, सभी करते हैं, तुम भी कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, परफेक्टली नॉर्मल है। तो ऐसे में कई लोग होते हैं जो इंटरनेट पॉर्न को हार्मलेस बता देते हैं। वैसे तो ये बात सही है कि पॉर्न देखना नॉर्मल ही एक्टिविटी होता है, पर यह कहना कि ये पूरी तरह से हार्मलेस है, ये कहना शायद सही नहीं होगा। जितने भी लोग पॉर्न देखते हैं सभी में उसको लेकर एडिक्शन या दूसरी कुछ प्रॉब्लम्स तो डेवलप नहीं होती, पर कुछ लोगों में काफ़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं पॉर्न यूज़ की वजह से। वैसे तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स और केसेस देखने में आते हैं जिनको पॉर्न की वजह से काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं, पर फिर भी जो मेन स्ट्रीम साइकेट्री है उसमें पोर्नोग्राफी के एक्सेसिव यूज़ को बहुत सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता और ऐसा नहीं देखा जाता कि ये कोई सीवियर सिम्टम्स पैदा कर सकती है। और क्योंकि बहुत सारा जो क्रिटिसिज्म है पोर्नोग्राफी को लेकर वो अक्सर कुछ बहुत ही कट्टरवादी रिलीजियस और कंजर्वेटिव लोगों के द्वारा ही होता है,
यूट्यूब पर या किसी भी दूसरे जगह पर आप पाएंगे कि बहुत कट्टरवादी धार्मिक लोग ही ज़्यादातर पोर्नोग्राफी को क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई देंगे, जो किसी स्पिरिचुअल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से शायद जुड़े होंगे। इसलिए अक्सर डॉक्टर और कई सारे वैज्ञानिक, एकेडमिशियंस और कई सारे जो लिबरल लोग होते हैं, ओपन माइंडेड लोग होते हैं, वो अक्सर पॉर्न को नॉर्मल ही मानते हैं और इससे आने वाली समस्याओं को बिल्कुल डिसमिस कर देते हैं, बिना ये जाने समझे कि शायद बहुत से लोग इससे सफ़र कर रहे होंगे, पीड़ित हो गए होंगे, और वो ऐसा मानते हैं कि भाई पॉर्न से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बहुत सारे समाज के इंटेलेक्चुअल लोग भी पॉर्न को कई बार गलत नहीं देखते। पर पिछले करीब 10-12 साल से, जब से कि मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ, मैंने ऐसा पाया है, काफ़ी ध्यान से देखा है कि लोगों के पॉर्न के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो काफ़ी वेरिड होते हैं। कई अलग अलग तरह से लोग पोर्नोग्राफी में इंगेज होते हैं। ऐसे में मैं बड़े ध्यान से देखता हूँ कि लोग किस तरह से पॉर्न देख रहे हैं। साथ ही मैं रिसर्च आर्टिकल्स भी पढ़ता हूँ, जिसमें मैं देखता हूँ कि साइंटिस्ट और रिसर्चर लोग पॉर्न को कैसे समझते हैं, किस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि पॉर्न से एसोसिएटेड पाए गए हैं रिसर्चेज में। और साथ ही मैं इस मामले में भी काफ़ी क्यूरियस रहा हूँ कि हम समझें कि हमारे ब्रेन कैसे काम करते हैं जब हम पॉर्न देखते हैं। इसलिए यहाँ पर किसी आइडियोलॉजी या बिलीफ सिस्टम की बात नहीं होगी। मैं ऐसे किसी आइडियोलॉजिकल या किसी बिलीफ सिस्टम के सपोर्ट या अगेंस्ट में नहीं हूँ। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि जो लिबरल्स होते हैं, ओपन माइंडेड लोग होते हैं, एकेडमिशियन, साइंटिस्ट होते हैं, वो सही हैं, या ये जो कंजर्वेटिव कट्टरवादी लोग हैं ये सही हैं। ना ही मैं ये कहूँगा कि यहाँ कोई शर्म की बात है। इसलिए यहाँ पर किसी भी टाइप के लोगों को ना ब्लेम किया जाएगा और ना ही हम किसी के गलत और सही होने का यहाँ पर कोई डिसीजन लेंगे। ना ही यहाँ पर पॉर्न को लेकर जो इश्यूज हैं वो कोई सेक्सुअल फ्रीडम को इंडिकेट करते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस शेम को इंडिकेट करते हैं। तो इस बारे में भी कोई बहस की बात यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो सीरीज़ में वो होगा कि हमारे ब्रेन कैसे काम करते हैं, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग किस तरह से हमारे एडिक्टिव बिहेवियर्स को रिस्पॉन्स देता है और कैसे उसका स्वभाव, उसका काम करने का ढंग बदल जाता है। किस तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे ब्रेन को चेंज कर सकती हैं। इस बारे में हम इस वीडियो सीरीज़ में बात करेंगे। हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे जब बहुत लंबे समय तक ज़रूरत से ज़्यादा पॉर्न को कंज्यूम किया जाता है तो कैसे सेक्सुअल एक्साइटमेंट और सेक्सुअल अराउजल पे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब एंडलेस सप्लाई होती है पॉर्न के मटेरियल की और इसका जब दिमाग पर बार बार स्टिमुलस मिलता है तो ऐसे में सेक्स को लेकर एक व्यक्ति का पूरा नज़रिया बदल जाता है। आज के ज़माने में यूथ की जो एक्सेस है वो हार्डकोर पॉर्न वीडियोस को लेकर लिमिटलेस हो गई है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, फिनोमिना है, ये इतना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि रिसर्चर्स जो हैं वो पूरी तरह से अप टू डेट भी नहीं रह पा रहे हैं कि आखिर कैसे समझा जाए इस आंधी की तरह आए बदलाव को। एकदम से तेजी से लोगों में पॉर्न को लेकर कई तरीके के बदलाव देखने में आ रहे हैं। 2008 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 14.4% लड़के कभी ना कभी 13 साल से कम उम्र में पॉर्न देख लेते हैं। मतलब पहला एक्सपोजर उनका 13 से कम की उम्र में आ जाता है। और जब ये स्टैटिस्टिक्स 2011 में दोबारा से इकट्ठे किए गए तो पता चला कि 13 साल से कम उम्र के 48.7% 48.7% लड़कों का एक्सपोजर 13 से कम की उम्र में हो चुका था। 3 साल में ही इतना बड़ा बदलाव देखने में आया लोगों के पॉर्न कंजम्पशन में। फिर दोबारा से 2017 में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुई। 15 से 29 साल के लड़के लड़कियों पर यह रिसर्च की गई थी और उसमें देखने में आया कि 69% 69% मेल्स और 23% फीमेल्स पॉर्न का कंजम्पशन पहली बार 13 या उससे कम उम्र में कर चुके थे। और इस पूरे डेटा में देखा गया कि जितने भी मेल्स थे 15 से 29 वर्ष की आयु के, वो पॉर्न कभी ना कभी देख चुके थे और 82% महिलाएं जो थीं वो भी कभी ना कभी पॉर्न देख चुकी थीं। इसी तरह 2008 की स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग रोज़ पॉर्न देखते हैं उनकी परसेंटेज 5.2% थी, पर 2011 में 13% से भी ज़्यादा एडोलेसेंट्स रोज़ पॉर्न वीडियो देखते पाए गए या करीब करीब रोज़ देखा करते थे, ऐसा रिसर्चर्स ने पाया। तो वहीं 2017 वाली स्टडीज़ में 39% मेल और 4% फीमेल्स ऐसी पाई गईं जो कि रोज़ एटलीस्ट एक पॉर्न मूवी तो ज़रूर देखते थे। और ये वही स्टडी थी 2017 वाली जो कि 15 से 29 साल के युवाओं में की गई थी।
और 2017 में ये जो पॉर्न का जो कंजम्पशन था ये ज़्यादातर स्मार्टफोन्स पर हो रहा था। करीब एक डेकेड पहले तक, 10-12 साल पहले तक मेरा भी कोई बहुत स्ट्रिक्ट ओपिनियन नहीं था इंटरनेट पॉर्न को लेकर। लगता था ये तो आम सी एक घटना है, आम सा फिनोमिना है, लड़के लोग ज़्यादा देखते हैं, चल रहा है समाज में, इंटरनेट आया, सोशल मीडिया आया तो लोग ज़्यादा देखने लगे, कुछ ऐसा ही बस धारणा थी। और ऐसा लगता था कि ये जो फोटोएं हैं, वीडियोज़ हैं, इनसे कोई रियल सेक्सुअल प्लेजर तो मिलता नहीं, इससे कुछ नुकसान तो हो नहीं सकता, और जो एक्चुअल में जो रियल वुमेन होती है उसी से एक आदमी जो है वो सेक्स को और अपनी फीलिंग्स को एंजॉय कर सकता है। और कभी भी मेरे मन में ये नहीं आता था कि पॉर्न जैसी चीज़ को बैन कर दिया जाना चाहिए। पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ और जैसे जैसे मैं यूट्यूब पर भी एक्टिव हुआ, यहाँ पर वीडियोस भी बनाने लगा, तो देखने में आया कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया जो कि पॉर्न से एडिक्टेड थे। मतलब हम पॉर्न एडिक्शन तो नहीं कहेंगे उनको थी, पर हाँ उनके बिहेवियर्स कुछ एडिक्शन जैसे ही थे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया। और ये समझ में आने लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो बहुत सीरियस है जो यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि मैं हमेशा से साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी पढ़ाई की है, ब्रेन के बारे में भी काफ़ी जानकारी जुटाई है, तो मेरा हमेशा से इंटरेस्ट न्यूरोप्लास्टिसिटी में तो था ही। और खासकर मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो सब न्यूरोप्लास्टिसिटी पर बेस्ड होते हैं, इसलिए मेरा इंटरेस्ट हमेशा से इस फिनोमिना में रहा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब कि कैसे हमारे एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर्स हमारे दिमाग को बदल देते हैं। तो ऐसे में ये भी काफ़ी पॉपुलर आइडिया है कि एडिक्शन जो है, किसी भी प्रकार का एडिक्टिव सब्सटेंस का कंजम्पशन करने से हमारे ब्रेन में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, और एडिक्शन जो है वो एक ब्रेन में पाया जाने वाला मैकेनिज्म है, ना कि ये कोई बस एक साइकोलॉजिकल नशा होता है। और सभी डॉक्टर्स जानते हैं कि कैसे एडिक्शन जो है वो हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है। तो रिसर्च तो मैं पढ़ता ही रहता था, और बहुत सारी ऐसी जो लेटेस्ट डिस्कवरीज आती थी कि कैसे ब्रेन काम करता है, कैसे उसके अंदर न्यूरल कनेक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं अलग अलग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, किस तरह से डिसरेगुलेशन होता है, कैसे अलग अलग बीमारियों में दिमाग के अलग अलग हिस्से प्रभावित होते हैं, इस बारे में मैं पढ़ता रहता था। जब आदमियों में मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि यहाँ आदमियों की बात इसलिए करूँगा क्योंकि हिंदुस्तान में मोस्टली पॉर्न को लेकर आदमी ही कंसल्ट करते हैं, या ये कहें कि क्योंकि मैं मेल साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे को तो अक्सर मेल पेशेंट्स ने ही कंसल्ट किया है। सोसाइटी में कई तरह के स्टिग्मास होते हैं, कई तरह के इनहिबिशंस, कन्फ्यूजन्स और हेजिटेशंस होती हैं, इसलिए ये तो नहीं कहूँगा कि फीमेल्स ने बहुत ज़्यादा कांटेक्ट किया है पॉर्न एडिक्शन के लिए, पर हाँ मेल्स ने तो बहुत ज़्यादा कांटेक्ट किया है कि कैसे वो अपने पॉर्न एडिक्शन को छुड़ाएं। तो ऐसे में जब मैंने पाया कि इन लोगों में जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉर्न ने इन लोगों के दिमाग को पूरी तरह से बदल दिया है, एक तरह से रीट्रेन कर दिया है इनके दिमाग को। तो ऐसे में क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब मैंने लोगों से पॉर्न की साइकोलॉजी डिस्कस करी और उसके न्यूरोप्लास्टिक मैकेनिज्म्स को डिस्कस किया, तो मैंने पाया कि जब लोगों से ये चर्चा की जाती है तो उनको ये जानकारी काफ़ी हेल्पफुल दिखाई देती है, काफ़ी सुकून मिलता है, उनको समझ में आ जाता है कि उनके साथ क्या गड़बड़ चल रही है। एटलीस्ट वो ये समझ जाते हैं कि कैसे पॉर्न ने उनके दिमाग को हाईजैक कर लिया है, कैसे उनके जो बेसिक प्लेजर के जो प्रोसेसेस हैं, मैकेनिज्म्स हैं, उनको जकड़ लिया है, जिससे कि उनका दिमाग अब पहले की तरह काम नहीं करता। ये जितने भी हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म होते हैं, ये हमारे अंदर एक उत्तेजना, एक इच्छा पैदा करते हैं कि किस तरह से हम उन बिहेवियर्स में इंगेज हों जिससे कि हमारे को प्लेजर मिले, सुकून मिले। जैसे कि कोई नया स्टिमुलस लेना, मतलब किसी नई चीज़ के प्रति आकर्षित होना, किसी नई चीज़ या व्यक्ति के प्रति आकर्षित होना, ये अच्छा समझा जाता है क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो कई संभावनाएं ढूंढता है, नए तरीके के सोशल कनेक्शंस तलाशता है, नई चीज़ों के साथ नए तरह के अनुभव किए जा सकते हैं जिससे कि हम कई तरह का आनंद ले सकते हैं। इसलिए दिमाग के ये स्ट्रक्चर्स हमारे फ़ायदे में काम करते हैं। तो उसी तरह जिस तरह का बिहेवियर हम दिखाएंगे, जिस तरह के बिहेवियर से हम मन को प्लेजर देने का एफर्ट लेंगे, उन बिहेवियरल चॉइसेस की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरोकेमिकल इफेक्ट आएगा, और यही वो ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर हमारे उन केमिकल्स का या कहें कि न्यूरोकेमिकल्स का बैलेंस बिगड़ेगा। इसी तरह से जो क्रोनिक कंजम्पशन है, मतलब लंबे समय तक पॉर्न का कंजम्पशन जो है वो हमारे दिमाग में कुछ ऐसे बदलाव लाता है जिससे अनएक्सपेक्टेड प्रभाव पड़ते हैं। इन कंजम्पशन की आदतों की वजह से हमारा दिमाग बहुत हाइपर अराउज्ड रह सकता है। कुछ इस तरह से दिमाग में बदलाव आते हैं कि कोई छोटी मोटी चीज़ भी जिससे थोड़ा बहुत प्लेजर आता था, या आमतौर पर लोगों को जिससे बहुत ज़्यादा प्लेजर नहीं आता,
हमारा दिमाग इमीडिएटली एकदम से बहुत ज़्यादा वेटेज दे देता है उस चीज़ को। कोई छोटा सा स्टिमुलस भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन कर लेता है और ऐसे में जो लॉन्ग टर्म डिज़ायर्स हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे को प्लेजर देती हैं उसकी तरफ धीरे धीरे हमारे ब्रेन का फोकस हटने लगता है और छोटे छोटे प्लेजर्स की तरफ हमारा दिमाग ज़्यादा फोकस करने लगता है। और इस वजह से हमारे जो रोज़मर्रा के प्लेजर्स होते हैं, मतलब आनंद देने वाले, मज़ा देने वाले जो चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ या कुछ भी सोशल रिलेशनशिप्स हो गई या कोई भी एक्टिविटीज़ हो गई जिनसे कि हमें रोज़मर्रा के जीवन में प्लेजर्स मिलते हैं, उनके एन्जॉयमेंट में भी फ़र्क आ जाता है और हम बहुत ज़्यादा एन्जॉय अपनी डे टू डे लाइफ में नहीं कर पाते। इस वजह से हमारा दिमाग चाहता है कि हम और ज़्यादा एक्सट्रीम स्टिमुलेशन लें, बहुत ज़्यादा उसका कंजम्पशन करें। और अगर हमें वो स्टिमुलेशन नहीं मिलता तो फिर विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं और वो इतने ज़्यादा आते हैं विड्रॉल सिम्टम्स कि जिस वजह से बहुत सारे स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले लोग भी, स्ट्रॉन्ग माइंड वाले लोग भी तड़पते हैं किसी तरह का टेम्परेरी और इमीडिएट रिलीफ लेने के लिए। इससे हमारा मूड बदल जाता है, हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है, हमारी चाह, हमारी प्रायोरिटीज़, हमारी ज़रूरतें बदल जाती हैं और ये सब बिना हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस के होता है। हमें पता भी नहीं चलता और ये सब हमारे दिमाग में, हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार में होने लगता है। जब हम दिमाग को एक मशीन की तरह देखते हैं और समझते हैं कि दिमाग भी एक मशीन है और इसके भी काम करने के अपने तरीके हैं, और जब हम लेटेस्ट साइंटिफिक एविडेंस को यूज़ करते हैं समझने के लिए कि कैसे ये दिमाग रूपी मशीन काम करती है, तो पॉर्न यूज़र्स को समझ में आता है, वो रियलाइज़ करते हैं कि कैसे उनके दिमाग काम करते हैं और उन्हें ये भी समझ में आता है कि कैसे उनके जो मस्तिष्क हैं वो प्लास्टिक हैं। प्लास्टिक मतलब जो अनुभवों से बदल सकते हैं। और इस वजह से उन्हें उम्मीद मिलती है कि काफ़ी अच्छी संभावना है कि वो पॉर्न की वजह से आए बदलावों को रिवर्स कर सकते हैं, अपने दिमाग को फिर से परिवर्तित कर सकते हैं। और ये ज़रूरी है स्पेशली आज के टाइम में कि डॉक्टर्स और पेशेंट्स भी ये समझें कि इससे पहले कि वैज्ञानिकों में कोई कंसेंसस बने इंटरनेट पॉर्न को लेकर, इससे पहले कि इंटरनेट पॉर्न को एक बीमारी के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाए और उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उसको समझा जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, ज़रूरी है कि इतनी देर तक इंतज़ार ना किया जाए और जल्दी से कोई स्टेप्स लिए जाएं ताकि इस गंभीर मानसिक समस्या को ट्रीट किया जा सके, इसका इलाज किया जा सके। और वो भी तब जब थोड़े से प्रयासों से भी लोग अपने इस पॉर्न एडिक्शन को दूर कर सकते हैं और अपने रिजल्ट्स को खुद आंक सकते हैं, खुद समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे वो खुद ही अपने प्रयासों से पॉर्न एडिक्शन को दूर भगा सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, जिन्होंने उन लोगों के साथ काम किया है जो कि बहुत ज़्यादा पॉर्न का कंजम्पशन करते हैं और उन्होंने पाया है कि ये जो लोग हैं ये काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं कि कैसे अपने बिहेवियर को कंट्रोल किया जाए, कैसे जो वो रिजल्ट्स चाहते हैं उनको अचीव किया जाए। इन थेरेपिस्ट्स ने ऐसा पाया है कि लोग जो हैं वो अगर कंसिस्टेंट रहें अपने एफर्ट्स में तो वो काफ़ी अच्छे फ़ायदे देख सकते हैं और बड़ा स्मूथली, बड़े आराम से पॉर्न की आदत को छोड़ सकते हैं, बिना ये डरे कि इसका रिलैप्स हो जाएगा या ये दोबारा से प्रॉब्लम पकड़ लेगी, किसी तरह का सेटबैक लगेगा या बहुत मुश्किल होगा, बीमारी बढ़ जाएगी। बिना कुछ ऐसा सोचे या बिना ऐसी चिंताएं किए लोग कंसिस्टेंटली अगर वर्क करें तो अपने पॉर्न एडिक्शन को दूर भगा सकते हैं। ऐसा बहुत सारे डॉक्टरों ने पाया है। और ऐसे में अगर लोग थोड़ा सा सेल्फ कंपैशन रखें तो वो अपनी इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और इसको दूर भगाने के लिए सही प्रयास ले सकते हैं। जैसे जैसे कई सारे डॉक्टरों ने इन पेशेंट्स को ठीक करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि बहुत कुछ ऐसा नया सीखने को मिला है और ऐसे में उन्होंने वो जो नई सीख थी उसको दूसरों के साथ शेयर भी किया। उन्होंने देखा कि कैसे उनको जो इंसाइट्स मिली हैं रिकवरी को लेकर, कि कैसे ये जो पॉर्न रिलेटेड प्रॉब्लम से जो लोग जूझ रहे हैं वो कैसे रिकवर करते हैं। उन्होंने ये इंसाइट्स दूसरों से भी शेयर की और उन्होंने पाया कि जब लोग उनकी बताई हुई बातों को फॉलो करते हैं और उसमें सही टेक्निक अपनाकर जब अपना इलाज करते हैं तो वो अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा बैलेंस बना पाते हैं। और इसके बारे में उन्होंने कई नई डिस्कवरीज भी की। और इसका एक बड़ा कारण ये भी था, या ये कहें कि डॉक्टरों के अनुभव में ये चीज़ इसलिए अब ज़्यादा देखने में आ रही है क्योंकि बहुत से लोग जो अपनी यंग एज में पॉर्न देखना शुरू हुए थे, मतलब शायद 2010-12 में जब उन्होंने पहली बार पॉर्न देखना शुरू किया था, तो 10-15 साल तक लगातार पॉर्न देखते देखते जिस तरह से वो उसके इफेक्ट से सफ़र कर रहे थे, तो जब ये डॉक्टरों के पास आए, थेरेपिस्ट से मिले, इनफैक्ट जब ये मेरे भी एक्सपीरियंस में आए,
तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें देखने में आई जो कि पॉर्न के ओवर यूज से धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, क्योंकि यही वो दौर था जब सोशल मीडिया भी आया, यही वो दौर था जब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट को भी यूज़ करना शुरू किया, स्मार्टफोन्स का भी यूज़ करना शुरू किया। तो स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और पॉर्न, ये सारे एक साथ क्रांतियां घट रही थीं, और इस बीच ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इससे प्रभावित हो रहे थे, और ख़ासकर कि ऐसी यंग उम्र में जब उनका दिमाग काफ़ी सेंसिटिव होता है, उसमें ज़्यादा बदलाव आ सकते हैं, तो ये वो लोग थे जिनके दिमाग में बड़े बदलाव आए, और इनको ट्रीट करके बहुत से डॉक्टरों ने पाया कि क्या वो ऐसे सीक्रेट हैं या क्या वो ऐसे राज हैं जिससे कि लोगों को मदद पहुंचाई जा सकती है। और ऐसी ही कुछ चीज़ें मैं इस सीरीज़ में आप सबसे शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग जो पॉर्न छुड़वाना चाहते हैं वो अक्सर अपने सेक्सुअल डिस्फंक्शन की वजह से डॉक्टरों को कांटेक्ट करते हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन जैसे कि डिलेड इजैक्यूलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या एनऑर्गेज्मिया, मतलब जिसमें ऑर्गेज्म नहीं होता, क्लाइमेक्स नहीं होता, या वो कई बार अपने पार्टनर्स के साथ बहुत अट्रैक्टेड फील नहीं करते। कुछ इन वजहों से वो डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं। स्पेसिफिकली पॉर्न को दूर करना चाहते हैं, इस वजह से लोग कम मिलते हैं, क्योंकि लगता है कि ये नॉर्मल पार्ट है लाइफ का, तो जब तक कोई क्राइसिस नहीं आ जाता तब तक वो डॉक्टर को कांटेक्ट नहीं करते। 2007 में कुछ रिसर्च पब्लिश हुई, और कुछ सेक्सोलॉजिस्ट थे जो कि रिसर्च करते थे ह्यूमन सेक्सोलॉजी में, जिनका नाम था जेनसेन और बैनक्रॉफ्ट। उन्होंने सबसे शुरुआती दौर में ही ऐसा एविडेंस इकट्ठा कर लिया था कि किस तरह से पॉर्न वीडियोस देखने की वजह से लोगों में इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स आती हैं। उन्होंने ऐसा पाया कि जब लोग इरोटिका, मतलब कुछ इरोटिक कंटेंट, विजुअल पॉर्न कंटेंट के साथ जब ज़्यादा एक्सपोजर लेते हैं, तो उनके अंदर रियल सेक्स को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते रियल सेक्स को लेकर, उनका जो नएपन में जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाता है, और उनमें नएपन को लेकर बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, वैरायटी तलाशने लगते हैं। तो उनका मन जो है वो बड़ा अशांत हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, और जब वो बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते हैं तो ऐसे में उनका दिमाग विचलित होता है और रियल सेक्स से भी आकर्षित नहीं होता, और साथ ही कुछ नयापन ढूंढने की तरफ बढ़ता रहता है। पर उस समय इन्होंने इस रिसर्च की फाइंडिंग्स पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और इसको आगे नहीं बढ़ाया। उनको नहीं लगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, इसलिए उन्होंने इस एरिया पर रिसर्च नहीं की ज़्यादा। लंबे समय तक पॉर्न देखने की वजह से होने वाला ईडी, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो कि यंग लोगों में हो रहा था, इसको मेडिकल प्रोफेशन ने सीरियसली लेना शुरू किया 2014 में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के यूरोलॉजी प्रोफेसर, जिनका नाम था अब्राहम मॉर्गन टेलर, और एक किताब के ऑथर जिसका नाम था वाई मेन फेक इट, द टोटली अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ अबाउट मेन एंड सेक्स, उन्होंने कहा कि ये कहना तो मुश्किल है कि कितने यंग लोग पॉर्न की वजह से होने वाले ईडी से सफ़र कर रहे होंगे, पर यह बात तो पक्का है कि एक नया फिनोमेना है और ये रेयर नहीं है। एक और यूरोलॉजिस्ट हैरी फिश, जिन्होंने किताब लिखी थी द न्यू नेकेड, उन्होंने बहुत क्लियरली और बहुत सीधे तौर पे बोल दिया कि पॉर्न जो है वो लोगों की लाइफ से सेक्स को ख़त्म कर रहा है, और उन्होंने सीधे तौर पर इसका ब्लेम इंटरनेट को ही दिया। उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि ये बहुत ही आसान सा एक एक्सेस देता है हमारे को किसी ऐसी चीज़ का जो कि ओकेजनली लिया जाए तो अच्छा है, पर अगर डेली बेसिस पे लिया जाए तो पूरी तरह से हमारी सेक्सुअल हेल्थ को बर्बाद कर सकता है। 2014 के मई में एक बहुत बड़ा मेडिकल जर्नल था जामा साइकेट्री, उसमें एक रिसर्च पब्लिश हुई। उसमें ऐसा देखा गया कि जो मॉडरेट पॉर्न यूजर्स भी थे, उनकी पॉर्न देखने की जो आदत थी उससे उनके ग्रे मैटर में, मतलब ब्रेन के ग्रे मैटर में कमी देखी गई, और साथ ही सेक्सुअल रिस्पॉन्सिवनेस में भी कमी आई। सेक्सुअल रिस्पॉन्सिवनेस मतलब किसी भी सेक्सुअल स्टिमुलस को लेकर उनकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स देती है, जैसे कि बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कैसा होता है, पेनिस में इरेक्शन कैसी होती है, इसमें कमी पाई गई। स्टडी का नाम था द ब्रेन ऑन पॉर्न। उन रिसर्चर्स ने इस बात के लिए सावधान किया कि जो लोग बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते हैं, ऐसा नहीं है कि पॉर्न देखने की वजह से उनका दिमाग सिकुड़ता है, मतलब ग्रे मैटर कम होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़्यादा पॉर्न देखने की वजह से सीधे तौर पर दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स के वॉल्यूम में, ब्रेन के अलग अलग एरियाज़ के साइज में फ़र्क पड़ता ज़रूर है। तो ग्रे मैटर का कम होना मतलब ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर के वॉल्यूम का कम होना या न्यूरॉन्स के वॉल्यूम का कम होना, ये ऐसा पाया उन्होंने अपनी रिसर्च में। स्टडी के जो मेन ऑथर थे साइमन कून, उन्होंने कहा कि इसका मतलब साफ है कि अगर पोर्नोग्राफी को रेगुलरली कंज्यूम किया जाए तो कहीं ना कहीं इससे हमारे ब्रेन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो प्रभावित होता है, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है।
फिर 2014 जुलाई में भी कुछ न्यूरोसाइंस के रिसर्चर्स ने, एक्सपर्ट्स ने एक स्टडी पब्लिश की जिसको कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक साइकेट्रिस्ट ने लीड किया था। उन्होंने कहा कि उनकी स्टडी में आधे से ज्यादा जो पॉर्न एडिक्ट्स थे, उन्होंने ऐसा कहा कि जरूरत से ज्यादा सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल को यूज करने की वजह से अब उनकी जो लिबिडो है वो कम हो गई है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आने लगा है उनके जो महिलाओं के साथ जो फिजिकल रिलेशनशिप है उसमें उनको पूरा अराउजल नहीं आता, इरेक्शन भी नहीं होता। जबकि पॉर्न देखते वक्त उनको इरेक्शन होता है, पॉर्न देखते वक्त उनके अंदर सेक्सुअल अराउजल भी होता है, जबकि रियल औरतों के साथ उनमें उतना सेक्सुअल अराउजल नहीं होता। 2014 के इन 2 बड़े रिसर्चेस के बाद बहुत सारी ऐसी स्टडीज पब्लिश हो चुकी हैं जिसमें ब्रेन को पॉर्न के साथ कनेक्ट करके देखा गया है। बहुत सारे ऐसे रिव्यूज पब्लिश हो गए हैं जिनमें सीधे तौर पे ये एविडेंस देखा गया है कि कैसे दिमाग के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं उन लोगों के दिमाग में जो कि रेगुलर पॉर्न देखते हैं। यहाँ तो मैंने आपसे सीधे तौर पे अभी थोड़ी बहुत चर्चा की कि कैसे इंटरनेट पॉर्न जो है वो लोगों में पाया जाता है, कैसे पॉर्न जो है वो लोगों के दिमाग पर असर डाल रहा है। न्यूरोसाइंस ने कैसे कुछ स्टडीज़ में पाया है कि ब्रेन के कौन से प्रोसेस पर फ़र्क पड़ सकता है। पर यहाँ मैं चाहूँगा कि आप इस पूरी सीरीज़ के साथ बने रहें क्योंकि ये थोड़ी लंबी सीरीज़ होगी, लंबी वीडियोज़ भी होंगी। तो अगर आप पॉर्न से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स से सफ़र कर रहे हैं तो इस सीरीज़ की सारी वीडियोस को सुने। इनफैक्ट देखना कम है, इसमें सुनना ज़्यादा होगा। कुछ घंटे दें आप इस पूरे वीडियो सीरीज़ को, ध्यान से सुने, ध्यान से समझें इस पूरी सीरीज़ को। और चांस अच्छा है कि अगर आप ढंग से सुन लिए, समझ लिए तो आप अपनी कंडीशन को समझ जाएंगे। और एक बार जब आप अपनी इस पॉर्न की प्रॉब्लम्स और उससे आने वाले इश्यूज़ को समझेंगे, उसके पीछे के कारणों को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इससे डील करना है। कैसे एक लड़का पता करेगा कि उसकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस में जो कमी आई है वो उसके पॉर्न की वजह से है या उसके परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से है। मतलब जिनमें कोई फिजिकल कॉज नहीं है, कोई ब्लड की प्रॉब्लम नहीं है, कोई नसों की प्रॉब्लम नहीं है, पर बावजूद इसके एंजाइटी, स्ट्रेस की वजह से या पॉर्न की वजह से अगर उनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कैसे कोई व्यक्ति पता कर सकता है कि ये समस्या जो है ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल नेचर की है। सबसे पहले तो आपको एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट से मिलना होगा और कोई भी अगर मेडिकल एबनॉर्मेलिटी है तो उसको रूल आउट करना होगा, मतलब ऑर्गेनिक कॉज को रूल आउट करना होगा। फिर इसके बाद कोई एक ऐसी ओकेजन पर मास्टरबेट करें, हस्तमैथुन करें, कुछ ऐसा फैंटेसाइज करते हुए जैसा कि आपका कोई फेवरेट पॉर्न होगा या फेवरेट पॉर्न का कोई एक्ट होगा, उसको इमेजिन करते हुए मास्टरबेट करें। फिर एक और उसके बाद किसी ओकेजन पर मास्टरबेट करें, पर बिना किसी पॉर्न की इमेज लाए, बिना कोई पॉर्न देखे, उसके बारे में ना फैंटेसाइज करो और कोई और तरीके से आप सोच कर मास्टरबेट करो। फिर इन दोनों घटनाओं में आपकी इरेक्शन की क्या क्वालिटी थी उसको ज़रा कंपेयर करो और ये भी देखो कि दोनों बार आपको क्लाइमेक्स तक पहुंचने में कितना समय लगा। हो सकता है कि शायद आप क्लाइमेक्स तक ना पहुंच पाए हों, इजैकुलेट ना कर पाए हों, पर फिर भी अगर आप क्लाइमेक्स तक पहुंचे तो देखिए कि दोनों बार में किसमें कितना टाइम लगा। एक हेल्दी अगर व्यक्ति होगा, एक ऐसा युवा जो कि स्वस्थ है और पॉर्न एडिक्शन जैसी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो वो पाएगा कि उसको इरेक्शन होने में और मास्टरबेट करने में कोई समस्या नहीं आई जब उसने पॉर्न देखे बिना या पॉर्न की फैंटेसी के बिना मास्टरबेट किया। अब ऐसे में 3 कंडीशंस हो सकती हैं। अगर तो आपको पॉर्न देखने के बाद ही स्ट्रॉन्ग इरेक्शन हुआ है और पॉर्न देखे बिना अगर आपको इरेक्शन नहीं हुआ तो चांस है कि आपको पॉर्न की वजह से होने वाला इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। और यदि पॉर्न देखे बिना या पॉर्न की फैंटेसी के बिना आप मास्टरबेट कर पाए हैं पर रियल पार्टनर के साथ सेक्स करने में आपको प्रॉब्लम आती है, इरेक्शन नहीं होती, सेक्स नहीं हो पाता, तो चांस है कि आपको एंजाइटी की वजह से होने वाला इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। और यदि दोनों समस्याएं आपको अपने में देखने में आई, मतलब पॉर्न देखकर भी मास्टरबेट नहीं कर पाए, इरेक्शन नहीं हो पाया, और पॉर्न देखे बिना पॉर्न को फैंटेसाइज किए भी अगर आपको पूरा इरेक्शन नहीं हुआ, तो मतलब आपका पॉर्न की वजह से होने वाला इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत बढ़ चुका है और अब आपको एक मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से अब आपको मिलना पड़ेगा, दवाइयाँ और साइकोथेरेपी का इलाज अब आपको लेना पड़ेगा। मैंने इस वीडियो सीरीज़ की शुरुआत कुछ इस तरह की कि इंटरनेट पॉर्न एडिक्शन किस तरह से पहली बार डॉक्टरों के देखने में आया, कैसे इसको एक रिकॉग्निशन मिला। करीब 10-12 साल पहले इसको ठीक तरह से रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हुई और कैसे धीरे धीरे लार्ज लेवल पर भीड़ में लोग जो हैं इस समस्या से पीड़ित होने लगे।
बहुत हाई स्पीड पॉर्न का उनको एक्सेस मिलने लगा, जिसकी वजह से उनकी पॉर्न से होने वाली समस्याएं बढ़ने लगी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं लोगों में अब देखने में आने लगी हैं। और कैसे कुछ लोग सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के आने के बाद ही पॉर्न को एक समस्या के तौर पर देखते हैं, जबकि ज़रूरी है कि बहुत पहले, बहुत शुरुआती स्टेजेस पर ही वो पॉर्न की प्रॉब्लम को समझें, जानें और उसको दूर करने के प्रयास लें। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी, और किस तरह से लोग जो हैं वो कॉमनली इन सिम्टम्स को रिपोर्ट करते हैं जो कि पॉर्न को देखने की वजह से होते हैं। आपको कुछ लेटेस्ट न्यूरोसाइंस की रिसर्च के बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम इफेक्ट हो जाता है पॉर्न की एडिक्शन में या पॉर्न के ओवर यूज़ की वजह से। बिहेवियरल एडिक्शन को लेकर जो रिसेंट रिसर्च है उसके बारे में भी बताऊंगा। सेक्स को लेकर हमारा दिमाग कैसे कंडीशनड हो जाता है, किस तरह से हमारा दिमाग सेक्स को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं बदल लेता है, इस बारे में भी बात करूंगा। और कैसे जो एडोलेसेंट हैं, युवा हैं, 12-13 साल से लेकर 20-22 साल की उम्र तक के जो युवा हैं, किस तरह से उनका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, संवेदनशील है पॉर्न यूज़ को लेकर, पॉर्न के कंटेंट को लेकर। खासकर आज के ज़माने में जो पॉर्न मिलता है, जो काफ़ी हार्डकोर पॉर्न होता है, उसको लेकर दिमाग किस तरह से कंडीशन हो सकता है युवाओं का, इस बारे में भी आपसे थोड़ी सी ब्रीफ में चर्चा करूंगा। हम कह सकते हैं कि युवाओं के ब्रेन को बहुत ज़्यादा सुपर स्टिमुलस मिल रहा है पॉर्न को लेकर, इसके बारे में चर्चा करनी ज़रूरी है। आने वाले कुछ और वीडियोस में मैं आपसे यह भी चर्चा करूंगा कि कैसे कुछ लोगों ने कॉमन सेंस अप्रोच यूज़ की है। आमतौर पर जो लोगों के दिमाग में टेक्निक आ जाती है वो उन्होंने यूज़ की है अपने पॉर्न के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, चाहे वो पॉर्न की ज़्यादा देखने की आदत हो या जो पॉर्न को ज़्यादा देखने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं, कैसे लोगों ने उनको आमतौर पर समझे जाने वाले सॉल्यूशन से दूर किया, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और साथ ही ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ टेक्निक्स को लेकर आपको सावधान होने की ज़रूरत है, किन मामलों में आपको थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ये भी बताऊंगा। यहाँ आपको कोई स्टेप बाय स्टेप टेक्निक नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि पहले ये करो फिर ये करो, ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। कोई प्रोटोकॉल नहीं बताने वाला आपको, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। हर पेशेंट का दिमाग अलग तरह से काम करता है, इसलिए कुछ बेसिक जानकारी और बेसिक चर्चा ही आपसे करूंगा। हर एक के हालात डिफरेंट होते हैं, हर एक का दिमाग अलग तरह से काम करता है, हर एक की पॉर्न की हिस्ट्री अलग होती है, वो क्या देखता है, कैसे देखता है, पॉर्न के साथ मास्टरबेट करता है नहीं करता है, उसको किस तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके मेंटल हेल्थ के क्या इश्यूज हैं, और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जिसके ऊपर किसी पर्सन का ट्रीटमेंट बेस्ड होता है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि कोई फिक्स सॉल्यूशन होगा जो कि सब अप्लाई करेंगे तो सब पर एक बराबर असर लाएगा। ऐसा होता भी नहीं है और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। हर पर्सन का केस अलग होता है, हर पर्सन के हालात अलग होते हैं, इसलिए बेसिक जानकारी लेना काफ़ी होता है। बाकी डिटेल में समझने के लिए, जानने के लिए ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से मिलें, मतलब अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलें। इस वीडियो सीरीज के अंत में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि क्यों पॉर्न को लेकर वैज्ञानिकों और डॉक्टर में जो एक कंसेंसस है, जो एक सहमति है, वो अभी नियर फ्यूचर में शायद नहीं बन पाएगी। पॉर्न की वजह से होने वाले रिस्क को लेकर क्यों डॉक्टर्स और रिसर्चर्स जो हैं वो अभी भी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं। और साथ ही आपको बताऊंगा कि कौन से और दूसरे इंटरेस्टिंग रिसर्च एरियाज हैं जो धीरे धीरे पॉर्न के बारे में कई सारे रहस्य खोलेंगे। इस बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि समाज के तौर पर हम किस तरह से स्टेप्स ले सकते हैं ताकि पॉर्न की आदतों को कम किया जाए, ताकि अपनी चॉइसेस सही बनाई जाएं और सही तरह से पॉर्न की आदत को ख़त्म किया जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस पूरी वीडियो सीरीज़ का मतलब ये नहीं है कि पॉर्न से आप नफरत करने लगें या पॉर्न को लेकर आपके मन में बहुत नेगेटिव फीलिंग्स या घृणा पैदा हो जाए। पॉर्न अपने में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पॉर्न को किसी पक्षपात की तरह नहीं देखना। यहाँ पर मैं ये कहने की बात नहीं कर रहा कि हम सब जो है वो डरने लगे पॉर्न को लेकर, एक तरह का गिल्ट दिमाग में ले आएं, अफसोस भाव अपने दिमाग में ले आएं और बोलने लगे कि अरे ये तो नेचुरल नहीं है, ये क्यों करना चाहिए, गलत चीज़ होती है, ह्यूमन सेक्सुअलिटी के लिए बहुत बुरी चीज़ है। नहीं, इस तरह की चर्चा मैं अपनी वीडियो सीरीज में बिल्कुल नहीं करूंगा और ना ही इसके बारे में कोई इंडिकेशन दूंगा, क्योंकि इस तरह से सोच नहीं बनाई जा सकती, एक एक्सट्रीमिस्ट नहीं बना जा सकता। हमें ऐसा नहीं सोचना कि या तो हम पूरे फेवर में जाएं पॉर्न के या पूरे अगेंस्ट चले जाएं। नहीं, ऐसा पक्ष लेना अक्सर घातक सिद्ध होता है। बहुत सा पक्षपात और बहुत सा भेदभाव समाज में आ जाता है, क्योंकि ये कोई पॉर्न की जो समस्या है ये कोई आजकल में जाने वाली नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बस आपके विरोध से चली जाएगी या मेरे किसी विरोध से चली जाएगी या कोई 2-4 रिसर्च हो जाएंगी तो उससे ये प्रॉब्लम चली जाएगी। नहीं,
ज़रूरी है कि हम इस प्रॉब्लम को गहराई से समझें और जो लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं कैसे वो अपने को इससे दूर कर सकते हैं या कैसे वो इससे होने वाली समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, हम ये जानें। तो इसलिए ये जो वीडियो सीरीज़ है ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए पॉर्न एक समस्या बन चुका है, जो अब इससे दूर होना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता, मैं आपको कुछ सिद्ध नहीं करना चाहता, यहाँ ज़बरदस्ती कुछ सिद्ध करने जैसा नहीं है। ये हम सबको अपने अपने लेवल पर डिसाइड करना होता है कि हम किस तरह से पॉर्न का यूज़ करना चाहते हैं, किस तरह से ये जो ग्राफिक सेक्सुअल कंटेंट है इसको कंज्यूम करना चाहते हैं। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि कैसे ये जो पूरी पॉर्न इंडस्ट्री है ये हमें किस तरह से प्रभावित कर रही है, कैसे हम इससे खुद को बचा सकते हैं, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा की जा सकती है। और इसी पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कैसे हम पॉर्न के दुष्प्रभावों से अपने को बचाएं। अगर आपको लगता है कि पॉर्न की वजह से आपको नुकसान हो रहे हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं जिसके ऊपर पॉर्न का बुरा असर पड़ रहा है, तो वीडियो को आगे देखिए, पूरा समझिए इसको। और मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो सीरीज में कि इंटरनेट पोर्नोग्राफी को लेकर आपको बिल्कुल सही और एक्यूरेट जानकारी दे पाऊं, जो भी करंट 2023 के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी बेस्ट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो सीरीज के थ्रू दे पाऊं, बता पाऊं कि कैसे पॉर्न के जो है बहुत अनएक्सपेक्टेड असर देखने में आ रहे हैं और साथ ही इसके लिए क्या किया जा सकता है, इस बारे में आपसे कुछ चर्चा करूंगा। इसलिए ये जो पूरी जो वीडियो सीरीज है इसको चाहे आप ऑडियो बुक की तरह लें, चाहे इसको आप एक लेक्चर सीरीज की तरह लें, एजुकेशनल कंटेंट की तरह, जैसे भी आप चाहें वैसा इसको समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। और क्योंकि इस टॉपिक पर डिटेल में चर्चा होनी जरूरी है, 2-4 मिनट की वीडियो बनाकर 2-4 टेक्निक बनाकर इस प्रॉब्लम को हल नहीं किया जा सकता, इसका सॉल्यूशन नहीं अपनाया जा सकता इतने शॉर्ट कंटेंट से। इसलिए ज़रूरी है कि इस पर डिटेल में चर्चा हो। ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इसको एक बड़ी समस्या के तौर पे देखना शुरू कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम इस पर डिटेल में बात करें, डिटेल में वीडियोस बने। बहुत से लोग कहते हैं कि 5-7 मिनट की वीडियो बनाओ, इतनी लंबी वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, क्यों हमारा इतना टाइम खराब कर रहे हो, सीधे तौर पे सीधी सीधी चीज़ बता दो। पर सच बात तो ये ऐसी 2-4 मिनट की वीडियोस हेल्प नहीं करती, ना के बराबर लोगों को 2-4 मिनट की वीडियो से हेल्प मिल पाती है, खासकर तब जब हम इस प्रॉब्लम को सीरियसली समझने की कोशिश कर रहे हो तो 2-4 मिनट की वीडियो से कुछ भी कन्वे नहीं हो पाता। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक लर्न्ड, एक एजुकेटेड पर्सन की तरह एफर्ट लें, प्रयास लें और जड़ से इस बीमारी को दूर करने के लिए इसकी जड़ों को समझें। जब तक तरीके से इसको नहीं समझेंगे तब तक इससे दूर होने के प्रोडक्टिव एफर्ट्स नहीं ले पाएंगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे इसे दूर करने में। इसलिए ज़रूरी है कि डिटेल में चर्चा की जाए, जानकारी ली जाए और पूरी तरह से इन्फॉर्म होकर ही सही निर्णय लेकर, सही टेक्निक लगाकर इसको दूर किया जाए। इसलिए इस पूरी लंबी वीडियो सीरीज के साथ धैर्य बनाए रखें, सुने, समझें, जानें और देखें कि कैसे विज्ञान के आधार पर हम पॉर्न को समझ भी सकते हैं और इसे दूर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर लेना। यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।